ठीक है, तो भैया हम बात किस चीज़ की कर रहे थे? ना ना, चार्ज कैरियर क्या होता है बताओ, आवेश वाहक किसे कहते हैं? बताओ, नहीं आज वज्र चलेगा तड़ातड़, मजा आएगा। बेटा नाम में छुपा है आवेश वाहक, जो आवेश का वहन करता है, आवेश को ढोता है, आवेश को मतलब कुछ। कौन होता है वो? इलेक्ट्रॉन होता है या आयंस होते हैं। नहीं समझ पाए? हाँ, और किसी चार्ज देखा है? देखा तुमने? कंडक्टर तो उसके अंदर तो होता ही है चार्ज। हाँ बाद में बोला ना तुमने। हाँ। चलो ठीक है, तो हमने हेडिंग क्या लिखवाई है? मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर ना। लिखो इसमें क्या होता है? द मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इट इन अ यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। लिखोगे? लिख लो फटाफट लिखो। द मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, द मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर is the drift velocity acquired by it in a unit electric field। आप लोग हिंदी में लिखना बेटा, एकांक विद्युत क्षेत्र में, एकांक विद्युत क्षेत्र में, एकांक विद्युत क्षेत्र में, एकांक विद्युत क्षेत्र में आवेश द्वारा प्राप्त किया गया, आवेश द्वारा प्राप्त किया गया विद्युत वाहक बल, सॉरी प्राप्त किया गया अपवाह वेग या अनुगमन वेग, प्राप्त किया गया अपवाह वेग या अनुगमन, दोनों से कोई एक लिख लो, ही आवेश की गतिशीलता कहलाती है, आवेश वाहक की गतिशीलता कहलाती है। बड़ा बात समझ में आई? कोई भी जो चार्ज होता है वो यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में जितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर करता है उसे हम क्या बोलते हैं? मोबिलिटी। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हो? म्यू। किसे? म्यू से। म्यू जानते कैसे होता है ना? ऐसे बना लो, ठीक है। देखो हमने लिखा है मोबिलिटी, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। हमने बोला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब Vd इन अ यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर। बात समझ नहीं आई? एक बात बताओ बेटा, अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर दूं, क्या कर दूं? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, सॉरी जीरो नहीं 1 हो जाए, एकांक का मतलब क्या होता है? 1 हो जाए, तो आप कहोगे सर म्यू और Vd बराबर हो जाएगा ना, म्यू और Vd। तो ये तो बोले एकांक विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश वाहक द्वारा प्राप्त किया गया अपवाह वेग यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ही क्या बोलते हैं? मोबिलिटी ऑफ दैट चार्ज कैरियर। बात समझ गई? पक्का? ठीक है। इसकी यूनिट कौन बताएगा? जो बता देगा 2 रुपए नाम दूंगा अभी। है नहीं पता है? ठीक है, क्लास के एंड तक तुम ढूंढ लेना कितनी होती है। अगली हेडिंग देखो, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी। बता के जाओगे वरना मार खाओगे बेटा, ठीक है, क्योंकि तुमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी की भी यूनिट पता है और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी यूनिट पता है ना, वहां से निकाल सकते हो ना। ठीक है, चलो अगली हेडिंग लिखो, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी। प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। हो गया? प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। क्या होता है? द रेजिस्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी कि स्मॉल एन, और किस पे डिपेंड करेगा? कोलिजन टाइम टाउ, मीन कोलिजन टाइम टाउ पर डिपेंड करेगा। क्या? रेजिस्टिविटी। कोलिजन टाइम अगर बहुत ज्यादा है ना, तो मतलब कंडक्टिविटी अच्छी है ना, और कोलिजन टाइम बहुत कम है मतलब बार बार टकरा रहा है, इसका मतलब रेजिस्टिविटी ज्यादा है। समझे कि नहीं समझ गए? हाँ, और वैसे भी आपको फॉर्मूला पता है, रो बराबर क्या होता है? रो इज इक्वल टू m अपॉन एनी स्क्वायर टाउ, एनी स्क्वायर टाउ है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो जो रेजिस्टिविटी है बेटा किसके? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ, है ना। टाउ क्या है? शांति काल। बेटा शांति काल जितना कम होगा रेजिस्टिविटी उतनी ही, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी कम होगी रेजिस्टिविटी उतनी ही, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या होना पड़ेगा? ज्यादा होना पड़ेगा, ताकि रेजिस्टिविटी क्या हो? कम हो जाए। शांति काल को क्या होना पड़ेगा? ज्यादा होना पड़ेगा, ताकि रेजिस्टिविटी क्या हो जाए? कम हो जाए। समझ रही नहीं आज बात? रेजिस्टिविटी कम होगी तभी तो कंडक्टर में बढ़िया चीजें फ्लो करेंगी, मतलब करंट बढ़िया फ्लो करेगी। पास में आ गई? ठीक है, तो लिखना चाहोगे इस चीज को? लिख लो, चाहिए वाला फॉर्मूला लिखो खाली बस, कि सिंस रो इज इक्वल टू एम अपॉन क्या लिखोगे? एन ई टाउ, है ना, एन ई स्क्वायर टाउ, है ना। तो यहाँ से क्या बोलोगे? यहाँ से बोलोगे रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। ये एन क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना, इलेक्ट्रॉन घनत्व है, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टाउ, है ना। नहीं समझ पाए? अरे कैसे बनाते हैं इसको, समझ गए? ठीक, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये शांति काल, ये लिखो खाली बस। इन चीजों का मतलब पता है ना, क्या अलग से एक्सप्लेन करूं? हम देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रेजिस्टिविटी की टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी। तो हम पहले देख लें कि आखिर वो पहले किन चीजों पर डिपेंड करता है। और चार्ज रेजिस्टिविटी होती किसकी है? कंडक्टर्स की होगी ना। तो अभी कंडक्टर्स के बारे में हम पता कर लेंगे कि आखिर टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। इन चीजों पर तो डिपेंड ही करता है, टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करेगा वो भी बताएंगे, ठीक है। क्या आ रहा था क्या? ठीक है, अब इसमें फर्स्ट पॉइंट बना लो, मेटल। मेटल के बारे में करेंगे, ठीक है, कि आखिर किसी भी मेटल में प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, ताप के आधार पर, है ना। तो लिखा फर्स्ट हेडिंग लिखा मेटल, धातु भैया, धातु। अंग्रेजी में लिखना है मेटल। ठीक है, देखो किसी भी धातु ब्रैकेट में चालक, किसी भी धातु ब्रैकेट में चालक का ताप बढ़ाने पर, चालक क्या का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, उसकी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, उसकी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, ठीक है, जबकि चालकता घट जाती है, जबकि चालकता घट जाती है। द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल इंक्रीजेस एंड कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखोगे इस चीज को, लिखो, द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स, रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स इंक्रीजेस एंड कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, एंड कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, एंड कंडक्टिविटी डिक्रीजेस with increase in टेम्परेचर। मतलब बात नहीं, टेम्परेचर बढ़ा देने पर रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी और कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है। इसका उदाहरण ऐसे दे सकते हो, जब मशीनें बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं तो काम करना थोड़ा सा स्लो कर देती है ना। जैसे पंखा है, बहुत देर तक चलाते रहो तो थोड़ी देर बाद पंखा क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? वायरिंग उसी गर्म हो जाएगी, है ना, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से रेजिस्टिविटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऑलरेडी रेजिस्टेंस था जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा था, भाई रेजिस्टेंस अगर होगा तो भी, समझिए ना। तो उसी तरीके से जब टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ जाएगा तो कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कंडक्टिविटी मतलब चालकता, समझ गए। इसका फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल टू रो नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टी माइनस नॉट। करवाते हैं अभी, लिखो इसका सूत्र लिखो, टेम्परेचर डिपेंडेंसी की, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ मेटल्स, ठीक, मेटल्स की बात कर रहे हैं, ऑफ रेजिस्टिविटी इन मेटल्स। फॉर्मूला क्या होता है? रो इज इक्वल टू रो नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा ब्रैकेट में टी माइनस टी नॉट। इसको नोट कर लो, फिर नीचे बताएं कि ये सब क्या है, ठीक है। और इसको चाहो तो इसका एक वाला फॉर्मूला भी बना सकते हो, जैसे इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ये एक रिलेशन होता है, ठीक है, इसके डेरिवेशन हमें नहीं देखना है। तो रो कितना हो जाएगा? देखो, रो नॉट इससे मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा? रो नॉट हो जाएगा ना, और ये इसमें मल्टीप्लाई कर जाएगा कितना हो जाएगा? रो नॉट अल्फा, है ना,
और टी माइनस टी नॉट, टी माइनस, हमें अल्फा निकालना है। क्या निकालना है हमें? ये रो इधर इधर आएगा तो हो जाएगा रो माइनस रो नॉट इज इक्वल टू रो नॉट अल्फा टी माइनस टी नॉट है क्या? हमें अल्फा निकालना है तो इसे मल्टीप्लाई में इसके डिवाइड में आ जाएगा ना, तो हम क्या लिखेंगे? रो माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट और क्या लिखोगे? टी माइनस टी नॉट है ना, यही तो हमारा अल्फा आएगा। इसको सही से उधर लिख लो। हम लिखेंगे सर अल्फा इज इक्वल टू, ऊपर क्या है? रो माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट और ब्रैकेट में टी माइनस, अगर मैं इसको डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो 1 अपॉन रो नॉट है ना, और ये रो माइनस रो नॉट मतलब कि चेंज इन रजिस्टिविटी है ना, चेंज इन रजिस्टिविटी, और ये क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। नहीं समझ पाए? नहीं समझ पाए बेटा? ये जो हमने डी बना दिया इसका मतलब क्या होता है? चेंज यानी कि परिवर्तन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, टेम्परेचर की वजह से रजिस्टिविटी चेंज होगी। किसका? ये अब आ रहा है? अरे तो हम तो टहलते रहेंगे ना। ये तुमने लिखा ये वाला? लिखो फटाफट, लिखो जल्दी से। लिख लिया? अब अगले लाइन डालो, एट एब्सोल्यूट जीरो, एट एब्सोल्यूट जीरो, एट एब्सोल्यूट है निरपेक्ष शून्य पर। क्या? अच्छा ये लिखो जरा, एट एब्सोल्यूट जीरो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट जीरो पे फॉर्मूला होगा सर आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट, क्या बोलोगे? ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टी, 1 प्लस अल्फा। बाबू भैया यहाँ पर टी क्या है? राइज इन टेम्परेचर, मतलब कि ताप की बढ़ोतरी, टेम्परेचर कितना ज्यादा बढ़ गया। अरे यही जो टी माइनस टी नॉट है इसी को मैं टी कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ? तुमको नहीं भरोसा हो रहा है? ए टी माइनस टी, अब खुश चलेगा बेटा? है यही। अब एक बात बताओ बेटा, रो बराबर क्या होता है? आर ए अपॉन एल होता है ना, तो सब में से एरिया और लेंथ तो कॉमन रहेगा ना, लेके काट दो चर से, आर ए तो बचेगा। नहीं समझे? तुम दुखी हो बेटा? क्या हुआ? दुखी नहीं हो? अच्छा रही ऐसा चलो आर टी बड़ा बेटा, आर टी इज इक्वल, इसको अंदर मल्टीप्लाई कराओ, क्या हो जाएगा? आर जीरो प्लस आर जीरो अल्फा, हाँ बोलो, टी माइनस टी नॉट। समझ पाए? इन भैया को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा? आर टी माइनस आर नॉट इज इक्वल टू आर नॉट अल्फा है ना, टी माइनस, इसका कॉन्सेप्ट 11 से आया, थर्मोडाइनमिक्स से। कहाँ से आया है? हमको नहीं जाना है वहाँ पे। अल्फा बचाने सबको भगा दो इधर, तो अल्फा कितना आ जाएगा? डायरेक्ट लिख दूँ, आर टी माइनस आर नॉट अपॉन क्या लिखोगे? ब्रैकेट में टी माइनस, उसी की जैसा है कि नहीं है? रोहित शेट्टी तुमको आ रहा है? ठीक, टी माइनस टी नॉट को ही हम क्या लिख देते हैं? कभी कभी टी लिख देते हैं। अगर चाहो तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो सर, रो बराबर रो नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टी। आया वेयर वेयर, ये ध्यान रखना, टी बराबर टी माइनस टी नॉट। समझिए? राइज इन टेम्परेचर क्या बोलेंगे? ताप वृद्धि। क्या बोलेंगे? चलते 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 मशीन का टेम्परेचर बढ़ गया। अब बताओ रेजिस्टेंस कितना होगा? समझे? हेयर क्या लिखोगे? टी माइनस नॉट क्या बोलेंगे? स्मॉल टी, या फिर क्या बोलोगे? राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर। आया समझ में? जैसे वहां पर रो नॉट अल्फा, वैसे यहाँ पर अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ मेटल या कंडक्टर। समझ गया ना? उसी तरह से ये क्या है? टी ताप पर प्रतिरोध कितना होगा? रेजिस्टेंस। बेटा ये रेजिस्टिविटी के टर्म में, ये रेजिस्टेंस के टर्म में, खत्म कहानी। नहीं आई चेप कर, हाँ भैया अभी नुकसान हो। ठीक है, रिगार्डिंग ओम के नियम की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। क्या मतलब है लिमिटेशन? कभी कभी लिमिटेशन लिख के आएगा, कभी कभी ड्रॉबैक्स भी लिख के आएगा। क्या लिख के आएगा? ओम के नियम की सीमाएं भी हो सकता है और ओम के नियम के दोष भी हो सकते हैं ये। ठीक है, तो लिखो जरा। देखो ओम ने जो नियम दिया था, जो लॉ दिया था, उसमें कुछ कंस्ट्रेंट्स लगाए थे। कंस्ट्रेंट मतलब कुछ अवरोध लगाए थे। क्या बोला था? कि किसी भी कंडक्टर की कुछ फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होनी चाहिए, मतलब कि टेम्परेचर नहीं चेंज होना चाहिए, प्रेशर नहीं चेंज होना चाहिए, और उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ, ये सारी चीजें चेंज नहीं होनी चाहिए। तब जाके उसको उसके टर्मिनल्स को दिया गया पोटेंशियल, उसमें फ्लो होने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या करंट वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना, ये बताया था ना। तो अब वहीं पर कुछ ऐसे कंडक्टर होते हैं जो इस चीज को फॉलो कर लेते हैं और जो इस चीज को फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग लिखना ओमिक कंडक्टर्स। क्या लिखना? जब भी आपको ड्रॉबैक्स या फिर लिमिटेशन लिखने को आएगा तब आप क्या लिखोगे? ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर। हिंदी में बोलेंगे ओमीय चालक। क्या लिखेंगे? ओमीय चालक, है ना। हम बात कर रहे हैं, अरे ये भी आ रहा है क्या मेरा वो गंदा दरवाजा?
बोर्ड दिख रहा है कि नहीं? लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। वे कंडक्टर जो ओम के नियम मतलब वे चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें ओमीय चालक कहते हैं। लिख लिया? अरे तो जल्दी लिखो। वे चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं जो ओम के नियम का पालन करते हैं जो ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें ओमीय चालक कहा जाता है। ओमीय चालकों के लिए ओमीय चालकों के लिए ओमीय चालकों के लिए विभव तथा धारा के मध्य ओमीय चालकों के लिए विभव तथा धारा के मध्य खींचा गया ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। आई बात में जो ओमिक कंडक्टर्स होते हैं उसमें अगर हम करंट और पोटेंशियल के बीच एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो बेटा एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। क्या मिलती है? बात नहीं, ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। तेजी से लिखो, सीधी रेखा प्राप्त होती है। अतः इन्हें रेखीय चालक भी कहा जाता है। इन्हें रेखीय चालक भी कहा जाता है। इन्हीं को बेटा क्या कहते हैं? लीनियर बोले तो हाँ रेखीय चालक। कैसे? अगर हम ग्राफ खींचे इसके बीच में करंट और विभव के बीच में, विभव को यहाँ लेना पड़ेगा, करंट को यहाँ लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास विभव ये है जो तुम बढ़ा सकते हो, करंट तो बढ़ाओगे नहीं। समझ पाएगी नहीं समझ पाए? तो लाइन क्या मिलेगी? एक सीधी लाइन मिलेगी। क्या मिलेगी? आया नहीं आया? ठीक जहाँ हो जाएगा स्लोप इज इक्वल टू लिखोगे क्या? tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार यानी कि I अपॉन बी होता है। और I अपॉन बी को क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन आर कह सकते हो ना भाई। बी बाई आर, बी अपॉन आई होता है तो आर होता है, तो ये रिवर्स हो गया। अतः क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो 1 अपॉन कॉट थीटा, है ना? ये भी पलट जाएगा। नहीं समझे? अगर मैं इसको पलटूँ तो 1 अपॉन tan थीटा बनेगा। ये इसको पलटूंगा तो v अपॉन आई बनेगा, इसको पलटूंगा आर बन जाएगा। 1 अपॉन tan थीटा कॉट थीटा होता है ना, कॉट थीटा इज इक्वल टू v अपॉन आई इज इक्वल टू आर। को समझ पाए? नहीं आया? हालांकि इस पर कोई न्यूमेरिकल वगैरह नहीं है, बट इसको लिखो वैसे। ठीक है भैया, तो हमने क्या सीखा अभी? ओमीय चालक और अनोमीय चालक। ओमीय चालक क्या होते हैं? वे पदार्थ या फिर वे चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें ओमीय चालक कहते हैं। और ये चालक में विभवांतर मतलब विभव और धारा के मध्य जो ग्राफ मिलता है वो एक सीधी रेखा मिलती है ना। क्या मिलती है? सीधी रेखा, जिसकी वजह से इनको रेखीय चालक यानी कि लीनियर कंडक्टर भी कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर आ सकता है मेटल वायर हो गए, मतलब धात्विक तार हो गए जो भी हमारे घरों में लगे हुए हैं ना। और एलॉय वायर, एलॉय मतलब मिश्र धातु, ठीक है, एक से अधिक धातुओं को मिलाकर मेटल से मिलाकर जो बनाता है मतलब एलॉय। नॉन ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं? मतलब जो ओम के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ओम का लॉ क्या कहता है? जितना पोटेंशियल बढ़ाएंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारा करंट भी बढ़ेगा। लेकिन इसमें पोटेंशियल बढ़ाओ तो हो सकता है करंट ज़्यादा बढ़ जाए या फिर करंट कम बढ़े, तो ओम के नियम का पालन नहीं हुआ ना। नहीं समझा? तो टॉर्च का बल्ब क्या होता है कि टॉर्च का जो बल्ब होता है वो समय रहते खराब हो जाता है ना। पोटेंशियल बढ़ा दोगे लेकिन उसकी जो करंट की सप्लाई होती है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है? कम होने लगती है। सेम टू सेम संधि यानी कि डायोड्स में होता है। डायोड्स क्या होते हैं? इसमें पोटेंशियल बढ़ाओगे तो करंट जो होती है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है। समझे कि समझे? देखो इसमें जब ग्राफ हमेशा लेफ्ट टू राइट पढ़ा जाता है। जब लेफ्ट राइट पढ़ोगे देखो इसमें जब इधर से आ रहे हैं तो इसको ऊपर बढ़ने के लिए नीचे आ रहा है ना, मतलब ये क्या हो रहा है? कमी हो रही है इसमें ना। इसकी कमी, करंट में कमी है ना भाई। विभव तो बढ़ रहा है लेकिन करंट क्या हो रही है? धीरे धीरे कम हो रही ना। इसमें देखो विभव बढ़ा रहे लेकिन करंट लगातार क्या होती चली जा रही है? बढ़ रही है। बस मैं कि नहीं समझ नहीं? इस एग्जाम्पल क्या है? तो टॉर्च बल्ब हो गया, डायोड्स हो गया और इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह हो गए। तो देखो आपने अभी तक ये सीखा है कि बेटा अगर टेम्परेचर देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना, ये जो कोफिशिएंट अल्फा है ये टेम्परेचर क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम क्या कह सकते हैं कि टेम्परेचर अगर हम कम करते चले जाएंगे, क्या करते चले जाएंगे, तो रेजिस्टिविटी भी क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। रेजिस्टिविटी कम होने का मतलब है चालकता बढ़ जाएगी। मेरी बात समझ पा रही है? देखो रेजिस्टिविटी कम होने का मतलब है कंडक्टिविटी बढ़ रही है। कंडक्टिविटी समझते क्या होती है? अरे रेजिस्टिविटी मतलब करंट के फ्लो में बैरियर, प्रतिरोध, और कंडक्टिविटी मतलब करंट फ्लो में आसानी। समझ गए? चालकता। तो कह रहे हैं कि टेम्परेचर अगर कम करते चले जाओगे तो कंडक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी ना। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर ऐसा आएगा कि जहां पर जो रेजिस्टेंस होगा अचानक से क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। किसी भी मेटल, किसी भी पदार्थ का जो रेजिस्टेंस होगा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब जब रेजिस्टेंस जीरो हो गया तो कंडक्टर क्या बन गया? सुपर कंडक्टर।
नहीं समझा, बट ऐसा आइडियोलॉजिकल पॉसिबल है भला? नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं। क्या हमने क्या बताया आपको कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, तो घटाने के साथ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर घटा रहे तो रेजिस्टिविटी कम होगी, और रेजिस्टिविटी कम होने का मतलब क्या है, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, और ये हमारे लिए अच्छा होता है, मतलब तब कम एनर्जी लॉस होगा। पास में नहीं आ रही है? तो अब मान लेते हैं टेम्परेचर घटा रहे थे, एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पर रेजिस्टिविटी क्या होगी, जीरो हो गई। रेजिस्टिविटी क्या होगी, मतलब उसमें चार्ज फ्लो में कोई बैरियर नहीं है, कंडक्टर क्या सुपर कंडक्टर बन गया वो। तो इस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या बोलते हैं, जिस टेम्परेचर पर कोई कंडक्टर सुपर कंडक्टर बन जाए उसे क्या बोलते हैं, क्रांतिक ताप या फिर क्रिटिकल टेम्परेचर। समझ गया ना भैया?